Hello and welcome to another episode of Pakistanomy. Today's episode is going to be in Urdu because the topic is one where there's a lot of economic uncertainty in Pakistan. So I apologize to those of you who tune in to listen to the English episodes. और उर्दू में मेरे साथ आज मौजूद हैं अम्मार हबीब खान, नॉन रेजिडेंट सीनियर फेलो हैं अटलांटिक काउंसिल के, इकोनॉमिस्ट हैं, सोशल मीडिया पे इकोनॉमी के बारे में अपना तबसरा देते रहते हैं। वीकली उनका एक कॉलम है प्रॉफिट मैगजीन के अंदर भी जहां ही शेयर्स हिज ओन थॉट्स। तो आज मैंने सोचा कि काफी टाइम हो गया, ब्रॉडर इकोनॉमिक पिक्चर पे हमारी बात नहीं हुई और ब्रॉडर इकोनॉमी काफी एक अनसर्टन सूरत हाल से गुजर रही है। एक बार फिर पाकिस्तान जो है वो एक नाजुक मोड़ पे है। तो अमार से बात करते हैं कि क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है और आगे रास्ता क्या है। तो अमार, एक बार फिर वेलकम टू पाकिस्तानोमी। थैंक यू सर। हमार सूरत हाल तो नाजुक है और बद से बदतरीन होती जा रही है। पाकिस्तान के अंदर डॉलर 200 के ऊपर चले गया है। जहां तक मुझे मालूमात मिली है 205 के आसपास भी नहीं मिल रहा मार्केट के अंदर। हुकूमत ने लग्जरी इंपोर्ट्स जो हैं बैन कर दिए हैं कि जी स्विस चीज वगैरह जो है वो अब लोग नहीं खरीद सकेंगे, इससे हम बचत करेंगे। पहली बात तो ये कि आप लोगों को समझाएं कि इस लेवल पे इकोनॉमी पहुंची कैसे और क्यों पहुंची, जहां एक बार फिर जो है नाजुक मोड़ पे हम खड़े हैं। देखिए, नाजुक मोड़ जो है तुम वो हर 2 ढाई 3 साल बाद एक नाजुक मोड़ पे आ जाता है। मतलब ऐसा लगता है मोड़ पर ही रहते हैं हम लोग, नाजुक मोड़ से आगे बढ़ ही नहीं पाते कभी। तो ये ग्राउंड अबाउट है जिसपे हम गोल गोल घूमते रहते हैं। एंड और मेरे ख्याल से पिछले कुछ 54 साल से कम अज कम अगर आप देखें तो 54 साल में कोई 24 IMF प्रोग्राम हो चुके हैं। तो अगर आप हिसाब लगाएं तो तकरीबन हर 2.5 से 3 साल बाद एक IMF प्रोग्राम होता है, और वो ही वजूहत होती हैं। अभी मैं कहीं पे पढ़ रहा था, डॉन का था, 50 ईयर्स अगो जो है IMF से हमने वादा किया था कि एग्रीकल्चर पर टैक्स लगाएंगे। 50 ईयर्स लेटर भी एग्रीकल्चर पे कोई टैक्स नहीं है। वो ही बातें हैं। तो वी आर बेसिकली, हम एक राउंड अबाउट है उसके इर्द गिर्द बस गोल गोल घूमे जा रहे हैं, और किसी के अंदर कोई हिम्मत नहीं है कि थोड़ा सा भी कोई पॉलिसी चेंज लेकर आए। अभी डॉलर 204 205 पे क्यों गया, मतलब ये मैं तो बोलूंगा बिल्कुल एक्सपेक्टेड था। ऐसा होना था क्योंकि फरवरी में जो डिसीजन लिए गए थे उस वक्त भी जो है उसको थोड़ी सी भी समझ थी, अंडरस्टैंडिंग थी चीज़ों की। उनको अंदाजा था कि अगले 3 से 4 महीने में ये होना है। वो इसलिए होना है क्योंकि जब दुनिया में खाम तेल की कीमत या तेल की कीमत या डीजल की कीमत या जो गैसोलीन आप पेट्रोल गाड़ी में डालते हैं उसकी कीमत बढ़ रही थी, तो हमने वो प्राइस कीमत फ्रीज कर दी। अब ये सबको पता है कि जी 150 रुपए पे जो है कीमत फ्रीज कर दी। अगर उसकी हम फेयर कीमत लेने जाएं, अगर आप मार्केट से इंपोर्ट करके अपने पेट्रोल पंप पे ला के गाड़ी में डालते हैं तो उसकी कीमत तकरीबन होनी चाहिए 210 से 220 रुपए पर लीटर। तो यानी और कि ये हुकूमत बगैर आपको, टैक्सेस के है। ये बगैर टैक्सेस के, टैक्सेस में अगर आप डाल देंगे तो वो अच्छा खासा है, 240 250 रुपए कहीं नहीं गया। तो इसमें फिर हो ये रहा है कि जब 150 250 रुपए की चीज आपको 150 रुपए मिल रही है तो आप क्या करते हैं, कहीं पे आपको लूट सेल मिलती है या कहीं पे डिस्काउंट मिलता है, कहते हैं कि जी आप बाय वन गेट वन फ्री पिज्जा मिल रहा होता है। इसी तरह अगर आपको पेट्रोल मिले तो आप पेट्रोल पे ज्यादा लेंगे। तो हमने एग्जैक्टली यही करा। दुनिया भर में सप्लाई जो है पेट्रोल की कम हो रही है, तो हमने बोला कि यार हमारे पे सस्ता है तो हम और इस्तेमाल करते हैं। फिर जो है इन्होंने पॉलिटिकल वॉलेटिलिटी आपको पता है एकदम से आ गई बीच में। उसके बाद नई हुकूमत आई तो उनको समझ ही नहीं थी, अगर नहीं था, अगर उनको समझ थी भी तो उनके अंदर इतनी कोई हिम्मत नहीं थी या उनके अंदर करने का जज्बा नहीं था, या वो चाहते ही नहीं थे करना कि जी जो सब्सिडी है इसको खत्म करें, जो भी इकोनॉमी है उसको ट्रैक पे लेकर आए। इकोनॉमी का बिफोर आई वुड से फरवरी इतना बुरा हाल नहीं था। ठीक है, देयर वर सम शेकी बिट्स, मगर पिछले 4 महीने में जो हुआ है वो दैट हैज बिन अ डिजास्टर। और अगर अभी कुछ इकदामात नहीं लिए गए तो इवेंचुअली और बद से बदतर ही हालत होती जाएगी। अब उसमें फिर होगा ये, लोग कहते हैं कि जी अगर सब्सिडी हटा देंगे तो फिर कीमत बढ़ जाएगी। तो फिर तो बढ़ जाएगी, तो बहुत दुख की बात है, बढ़ेगी, क्या कर सकते हैं। अगर कीमत बढ़ जाएगी तो उससे इन्फ्लेशन होगी, बिल्कुल इन्फ्लेशन होगा, मगर वो इन्फ्लेशन ऐसी होगी फौरन आप उसको एब्जॉर्ब कर सकोगे, सारी चीजें रिप्राइस हो जाएंगी। जो 150 की चीज है वो 200 की हो जाएगी, वो 160 की हो जाएगी, इस तरह हो जाएगा। इन्होंने इसको डिले करते करते हुआ ये कि डॉलर ही महंगा हो गया। जो 175 180 के रेट पे चल रहा था वो अब 200 205 का भी नहीं मिल रहा। तो पहले तो सिर्फ पेट्रोल या उससे इर्द गिर्द की जो चीजें थी वो महंगी होनी थी, अब सारी चीजें महंगी हो जाएंगी।
पहले तो आप देखिए ना, अगर पेट्रोल महंगा होता है ठीक है, उसका एक सेकंड राउंड इफेक्ट होता है, 4-6 महीने में वो चीज न्यूट्रलाइज हो जाती है। मगर जब पीकेआर डिप्रिशिएट करता है, जब रुपए की कदर कम होती है डॉलर के अगेंस्ट, तो उससे तो जितनी भी चीजें हम तो वैसे ही नेट इम्पोर्टर रहती है वो और महंगी हो जाती है। तो एक डबल वैमी इफेक्ट इसको हम बोलते हैं, कि वो चीज एक बबल जो है बड़े से बड़ा बनता जाता है। यहाँ तो एक छोटा बबल है, उसका वहीं पे फाड़ दो। मगर आप बोलो नहीं ये शायद सही हो जाएगा, शायद कीमतें कम हो जाएंगी, वो बबल आहिस्ता आहिस्ता बनता रहता है, फिर जब बड़ा बबल फटता है तो फिर और ज्यादा उसमें तकलीफ होती। तो ये बेसिकली है, दिस इज नॉट, आई वुड से, इकोनॉमिक क्राइसिस, दिस इज अ क्राइसिस ऑफ डिसीजन मेकिंग। कि किसी ने डिसीजन सही वक्त पे नहीं लिए, और ना ही अभी कोई डिसीजन सही ले रहा है जिससे कोई कोर्स करेक्शन हो सके, कोई ऐसी चीज हो सके कि अगले 1.5 से 2 महीने में हम वापस एक नॉर्मल कोर्स पर आ सकें। तो देखिए इसके अंदर तो एक तो मैं आपसे एग्री करता हूँ, एक दो जो काउंटर व्यू पॉइंट्स हैं सोशल मीडिया पे, आप हुकूमती स्पोक्समैन की बातें सुने तो वो कहते हैं जी हम जो है गरीबों पे इसका बोझ नहीं डाल सकते, और हम जो है वो ये मुश्किल फैसला अगर ले लें तो इलेक्शन में हम मार खा जाएंगे। तो और हमारी साइट पे इस बारे में मेरी आपसे बात भी हुई, काफी आर्टिकल्स पे हम दोनों ने लिखे कि ये तरीका है जहां गरीबों पे बोझ कम कर सकते हैं। जरा लोगों को समझाइए कि अगर हुकूमत आज भी अगर फैसला करती है कि पेट्रोल की प्राइस 250 पे लेके जानी है टैक्स समेत मिला के, तो क्या ये पॉसिबल है कि जो आम शहरी है, जो मोटरसाइकिल वाला है या जो रिक्शे वाला है या जो भुट्टे वाला है, उसको रिलीफ दी जाए? क्या ये पॉसिबल है आज के पाकिस्तान के अंदर? क्या ये नहीं हो सकता? देखें, बहुत सीधा सा हिसाब होता है कि अंग्रेजी का एक बहुत ही कोई घिसा पिटा एक कॉल है, वेयर देयर इज अ विल देयर इज अ वे। विल नहीं है, वेज बहुत है। ठीक है, हमारे यहाँ वी आर वन ऑफ द फ्यू कंट्रीज इन द वर्ल्ड, पाकिस्तान में, जिसका एक वल्नरेबल पॉपुलेशन, जो हमारा जो गरीब तबका, मुतवस्सित तबका है, उसका हमारा डेटाबेस मौजूद है, बैंक अकाउंट्स मौजूद हैं, जो कि हमने कोविड के दौरान इस्तेमाल भी किए थे फॉर इमरजेंसी कैश ट्रांसफर। हम हर महीने 100 से 125 अरब की सब्सिडी दे रहे हैं, और सब्सिडी मुझ जैसे लोगों को ज्यादा फायदा हो रहा है उससे। जो गाड़ी 1000 सीसी से ऊपर ही गाड़ी चलाता है उसको बेतहाशा ज्यादा फायदा होता है। मेरा इसका महीने का मैंने पेट्रोल। मैंने क्विकली एनालिसिस डेटा के हिसाब से बता दूं, क्योंकि ये बात मेरी हुई थी तो मैंने कहा नंबर्स रन कर लेते हैं। पर किलोमीटर अगर एक टोयोटा करोला ओनर है, उसको 3 गुना ज्यादा पर किलोमीटर सब्सिडी मिल रही है पेट्रोल पे वर्सेस समबडी हु ड्राइव्स अ होंडा 70 नहीं, सीसी। ये तो 3 टाइम्स उसको मिल ही रही है, मगर उसका अगर आप महीने की कंजम्पशन देखें, तो महीने की कंजम्पशन के हिसाब से तो वो कई ज्यादा लेकर जा रहा है। उसको जरूरत नहीं है सब्सिडी देने की, जिसके पास टोयोटा करोला, जिसका कोई भी गाड़ी है, उसको जरूरत नहीं है सब्सिडी देने की। आपके पास सारा डेटा मौजूद है, 15 मिलियन घरानों का, विच आर द मोर क्रिटिकल सेगमेंट, यही सब्सिडी अब रीडायरेक्ट करते हैं। देखिए यहाँ पे अभी everyone understands कि this is a global crisis happening, मगर there are ways to manage it। आप सब्सिडी डायरेक्टेड अगर देंगे तो फिर उससे उन घर वाल उनका ज्यादा फायदा होगा जो कि सबसे ज्यादा उसके नीड रिक्वायरमेंट है। मगर वो लोगों को भी तकलीफ शुरू हो जाती है कि जी ऐसे कैसे उनको दे दें, भाई दे दो, तुम्हें क्यों दें। आप देखिए ना, मतलब अगर आप करोला चलाते हो या कोई 1000 सीसी की गाड़ी चलाते हो, और महीने में हुकूमत आपको कम से कम 10 से 15 हज़ार रुपए की सब्सिडी दे रही है, आपको क्यों दे सब्सिडी? क्या आपको जरूरत है सब्सिडी? नहीं, जिसको जरूरत है आप उसको तो डायरेक्टली ट्रांसफर करो। इसी तरह टू व्हीलर्स हो गए, अगर कोई बाइक चल रही है इस मुल्क में तो उसके साथ एक लाइसेंस है। वो लाइसेंस जो है शनाख्ती कार्ड के नंबर साथ लिंक्ड है, और शनाख्ती कार्ड के थ्रू अब आप अकाउंट को भी डायरेक्ट लिंक कर सकते हैं। ये बहुत एक क्लीन कट तरीकेकार है। आपको पता है महीने में एक बाइक की एक्स नंबर ऑफ लीटर्स होती है, उसको जितनी सब्सिडी जा रही है आप डायरेक्ट उसको दे दो। हमने हिसाब लगाया तो 1000-1200 रुपए का अमाउंट बनता है। तो बजाय इसके कि आप 15 हज़ार हमार हबीब को सब्सिडाइज करें, आप ऐसे 15 बाइक वालों को सब्सिडाइज कर देंगे, इम्पैक्ट जो है 15 पे ज्यादा होगा। हाँ बिल्कुल, ये होता है कि जी सम पीपल थिल, जैसे कहते हैं ना, सीप थ्रू द क्रैक्स, उनको भी मैनेज करने का अलग तरीका है। मगर एक ब्लैंकेट सब्सिडी इस मेरे हिसाब से इज द वर्स्ट थिंग यू कैन डू विद पब्लिक मनी, यू कैन डू विद टैक्स पेयर मनी। उससे होता ये है कि आप जो अमीर तबका होता है उसको आप ज्यादा बेनिफिट देते हो, बजाय इसके कि जो असल नीडी है। एक छोटी सी एग्जांपल दूं मैं, लोड शेडिंग आजकल चल रही है, हर अमीर घर में जो एक डीजल जनरेटर होता है वो डीजल फ्री का इस्तेमाल कर रहा है। मतलब लिटरली डीजल की जो प्राइस है, कीमत अपने रखी है, वो बिल्कुल सस्ती रखी है। 70 रुपए की सब्सिडी है इस वक्त तो डीजल पे। उसको स्टेट क्यों सब्सिडाइज कर रही है? उसकी बैकअप कंजम्पशन को स्टेट शुड नॉट डू इट। एक आर्ग्यूमेंट ये आता है कि डीजल की प्राइस बढ़ा देंगे तो ट्रांसपोर्ट की प्राइस बढ़ जाएगी। भाई ट्रांसपोर्ट की प्राइस बढ़ जाएगी तो इवेंचुअली वो गुड्स में रिफ्लेक्ट होगी,
जो कि अगर आप नहीं बढ़ाओगे तो पीकेआर या रुपये इतना डेप्रिशिएट कर जाएगा, वो वैसी गुड्स में रिफ्लेक्ट हो जाएगी। तो या तो आप एक डिसीजन ले लें एंड यू ट्राई टू कंटेन इट एंड इवेंचुअली मूव टू अ सॉफ्ट लैंडिंग। कहते हैं ना, दो चीजें होती हैं, एक हार्ड लैंडिंग और सॉफ्ट लैंडिंग। सॉफ्ट लैंडिंग आप प्रिपेयर कर सकते हो, हार्ड लैंडिंग का ये है कि आप डिसीजन ही नहीं लो, अल्लाह मान लेके जिस तरह भी गिरोगे, जिंदा बचोगे मरोगे, दैट इज अ डिफरेंट स्टोरी। इस वक्त जो है बेसिकली आज का जो स्टेट बैंक का डेटा है कि 1.5 महीने का इंपोर्ट कवर रह गया रिजर्व्स के अंदर स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के पास। और या उसमें वो भी तो अगर अगर आप बुढ़े हो थोड़ा, गए, हमारे बाल सफेद हो गए, कभी 3 महीने से हाँ, ऊपर गया ही नहीं है, तीन तो महीने फिर से तो ऊपर जाता नहीं। और हाँ। अब मैं यही कहने वाला था कि अब जो 1.5 महीने का बचा है उसमें भी 2-3 अरब रुपए जो हैं, वो तो आप इस्तेमाल नहीं कर सकते, वो दिखावे के सऊदी अरब वगैरह से लिए हुए हैं। एक एक पुशबैक जो अगेन हुकूमत ने आज ही डिसीजन लिया है, जब हम ये बात रिकॉर्ड कर रहे हैं सुबह, कि जी हम लग्जरी इंपोर्ट्स को जो है कर्ब करेंगे। स्विस चॉकलेट है और इंपोर्टेड सिगरेट है, गाड़ियां हैं, मोबाइल फोन है। आपका क्या पर्सपेक्टिव है इस पे कि क्या ये एक सही स्ट्रैटेजी है अगेन फ्रॉम, देखिए क्योंकि ये एक अगेन दिस इज मिसनोमर है, एक व्यू है पाकिस्तानियों के अंदर ये कि जी बेल्ट टाइटनिंग इसी से होगी। मिसनोमर है। 2017 में जब पिछली हुकूमत आई थी, उन्होंने भी यही इसी किस्म की ड्रामेबाजी करी थी। उससे होता ये है कि आपकी ग्रे इकोनॉमी और बढ़ जाती है। आप अगर देखें तो अब बड़ी बात होती है चीज की। पिछली मरतबा जो फाइनेंस मिनिस्टर था, आज से 3-3.5 साल पहले, कहते थे, जी हम बहुत चीज इंपोर्ट करते, भाई कुछ नहीं इंपोर्ट करते, हर साल 8 से 10 मिलियन डॉलर की चीज इंपोर्ट होती है, और वो भी मैं आपको बता दूं, वो अंडर इनवॉइस होती है। हर चीज की जो वैल्यू डिक्लेयर होती है वो $4 पर केजी होती है, वेदर इट्स गूटा या पार्मिजानो रिजानो, कुछ भी हो, कोई $10 की चीज भी होगी, वो वैसे ही अंडर डिक्लेयर हो रही होती है। आप बैन करके जो उसमें से टैक्स कलेक्ट हो रहा है तो बिल्कुल ही खत्म कर दोगे, और वो चीज पे स्मगल होना शुरू हो जाएगी। देखिए बहुत सीधा सा हिसाब है। और एक और जो पिछली हुकूमत ने हरकत करी थी वो ये था कि कोई भी आप एडिबल चीज अगर इंपोर्ट करते हो, चॉकलेट हो गई, फलाना ढमाका, जितनी भी चीजें होगी, उसमें उर्दू की लेबलिंग होना जरूरी है। अगर उर्दू लेबल नहीं हुआ तो आप उसको जो है इंपोर्ट ही नहीं कर सकते। ये एक नॉन टैरिफ बैरियर इन्होंने बना दिया था। उससे हुआ ये कि कुछ चीजें तो लेबलिंग के साथ आ गई, मगर बहुत सारी ऐसी चीजें हो स्मगल होने शुरू हो गई। आप किसी भी कराची में, इस्लामाबाद में बड़े स्टोर में जाके देख लें, बेताशा ऐसे आइटम मिलेंगे जिसपे उर्दू लेबलिंग नहीं हुई हुई, और उसका मकसद बेसिकली यही है कि वो चीज स्मगल्ड है। तो ये डिसीजन आपका है कि वेदर यू वांट मोर स्मगलिंग या वेदर यू वांट मोर, जैसे कहते हैं ना, फॉर्मल इकोनॉमी या मोर टैक्स्ड इकोनॉमी। अब दैट इज अ डिसीजन। और इसमें ये होता है हर दफा की लिस्ट आती है, बिल्कुल ये एक थर्ड क्लास की लिस्ट है। तो उसमें से मुश्किल से इट्स लेस देन 1% ऑफ टोटल। अगर आप मोबाइल फोन्स और गाड़ियों को निकालें, लेस देन 1%। क्रॉकरी, शैंडलियर, लाइटनिंग बल्ब, इस टाइप की बिल्कुल ही जो है ना फालतू फंड की चीजें हैं, वो किसी और नाम से किसी और तरीके से मिस डिक्लेयर होके वो वैसे भी आ जाएंगी या वो स्मगल होके आ जाएंगी। तो अगेन ये चीजें हम इतनी मर्तबा देख चुके हैं कि अब वो हंसी आती है कि वही चीजें बार बार, वही मिस्टेक्स जो है वो फिर रिपीट की जा रही है, और उनका सोल्यूशन वही होता है जो आखिर 3 से 4 साल पहले होता है। तो मतलब देयर इज नथिंग न्यू दैट इज हैपनिंग। और ये एक बड़ी हैरानगी की बात मुझे यही लगती है कि व्हेन यू टॉक टू पीपल लाइक यू, अदर इकोनॉमिस्ट, डॉक्टर अली हसनैन अलम्स के, उनसे भी मैं पूछ रहा था, तो वो सब यही कहते हैं कि ये हम कर चुके हैं, इससे कुछ फायदा नहीं है। लेकिन समहाउ इकोनॉमिक में पॉलिसी मेकिंग के अंदर, चाहे वो तहरीक इंसाफ की हुकूमत हो, नून लीग की हो, पीपल्स पार्टी की हो, वो बैक टू द फ्यूचर वाला सीन है कि वही जो है घिसा पिटा स्ट्रैटेजी जो चलती नहीं है उसी को चलाने की कोशिश करते हैं। एक और इशू जो मैं एक क्राइसिस इन्विजन कर रहा हूँ, आई वुड लव योर पर्सपेक्टिव ऑन दिस एज वेल, कि जैसे आपने कहा कि अब डॉलर जो है वो 205 के आसपास है, इट विल कीप स्लाइडिंग सो लॉन्ग एज दिस अनसर्टेनिटी इज देयर। उसकी वजह से बाकी जो इंपोर्ट्स हैं आपकी गैस हो गई, फर्टिलाइजर जो आप इंपोर्ट करते हैं पाकिस्तान में, एग्रीकल्चरल इकोनॉमी है, फर्टिलाइजर बिलखसूस महंगा होगा तो जो फार्मर है वो कम इस्तेमाल करेगा, जिसका एक 6 महीने 8 महीने अगली हार्वेस्ट में एक इफेक्ट आएगा। डू यू थिंक दैट्स अगेन अनदर क्राइसिस इन द मेकिंग, जिसपे अगेन समहाउ और दी अदर इस पे जरूरी है कि आज सोचना शुरू करें, आज एग्जीक्यूशन शुरू करें, वरना 8 महीने बाद क्राइसिस फूड का होगा। फर्टिलाइजर में वी आर लकी कि हमने जो है आज से कोई हमेशा से इनफैक्ट सब्सिडाइज गैस दी है, जिसकी वजह से फर्टिलाइजर, वी आर सेल्फ सफिशिएंट इन फर्टिलाइजर। द ओनली रीजन वी मे हैव टू इंपोर्ट फर्टिलाइजर वो ये है कि बाहर इतनी ज्यादा प्राइसेस हो कि यहाँ से स्मगल होके वो चला जाए, स्मगल होके जाए, एक्सपोर्ट होके नहीं जाए। दैट इज द की ऑपरेटिंग वर्ड है, स्मगल होके चला जाए तो यहाँ पे शॉर्टेज है, जो कि पिछले साल बाय द वे ये चीज हुई थी। तो फर्टिलाइजर के हिसाब से होपफुली वी आर सॉर्टेड। इवन अगले साल एग्री के लिए भी होपफुली वी विल बी सॉर्टेड। यस,
इसमें थोड़ी चीजें महंगी हैं, इनपुट कॉस्ट जो है वो आपकी इंक्रीज होगी, मगर if done well, if it's strategized well, we should have sufficient food. There should not be a shortage of food, जो कि इस साल जो है अगले आई वुड से 4 से 6 महीने में एक्सपेक्टेड है। Okay, so I think that's at least some good news के again, but smuggling का एक issue है। लास्ट ईयर यूरिया स्मगल हो गया था, उस पे अगर ज्यादा सवाल आप और मैं करने लग जाएं तो आपके लिए ज्यादा खतरा है, क्योंकि काला वीगो जो रेडी भाई मैं होता तो है कराची हमेशा। गाँव, हमारे लिए तो खतरा ही खतरा है। खतरा ही खतरा, बिल्कुल। अच्छा, तो फिर अब ये बताएं कि ये हुकूमत तो लग नहीं रहा के मूड में है, आईएमएफ से मुज़ाकरात चल रहे हैं, आईएमएफ की कंडीशंस क्लियर कट हैं कि आपने प्रायर एक्शंस क्या लेने हैं। इफ यू वर टू पुट योर मनी ऑन ऑन एन आउटकम, क्या निगोशिएशन सक्सेसफुल होगी दोहा के अंदर? विल बाय ठीक है, नेक्स्ट वीक विल बी आईएमएफ का इन भी अ जो है बेटर ना, पोजीशन? एक दिन मैं बोर हो रहा था, तो मैंने ये करा, आईएमएफ के जितने भी पिछले को 20 साल की जो स्टेटमेंट्स हैं, 2000 ऑनवर्ड, उनके सारे जो स्टेटमेंट्स हैं देयर ऑन द वेबसाइट, वो मैंने सारी डाउनलोड करी और उनका एक वर्ड मैप बनाया कि यार क्या होता है। तो वही अल्फाज हैं, रिफॉर्म, रिस्ट्रक्चर, टैक्स, वही मोटी मोटी बातें हैं पिछले जो 20 साल से 40 साल से बोलते आ रहे हैं, वही फिर रीआइटरेट कर देंगे मुख्तलिफ अंदाज से, और वो चीज हो जाएगी, प्रोग्राम अप्रूव हो जाएगा। अगर 24 मरतबा पिछले हो गया तो 25वीं मरतबा भी हो जाएगा। एंड आई कंटिन्यू सेइंग दिस कि वी आर नॉट इन अ क्राइसिस, दिस इज नॉट एन इकोनॉमिक क्राइसिस, दिस इज अ डिसीजन मेकिंग, दिस इज अ पॉलिसी क्राइसिस। इकोनॉमिक क्राइसिस आपके यहाँ तब होती है जब आपकी इकोनॉमिक एक्टिविटी रुक जाए, उस पर स्लो डाउन। इकोनॉमिक एक्टिविटी का स्लो डाउन नहीं है। श्रीलंका में जो हुआ है, बड़ा कोई लोग कहते हैं कि श्रीलंका, भाई श्रीलंका नहीं बनेगा, दैट्स अ डिफरेंट इकोनॉमी, दैट्स अ डिफरेंट स्ट्रक्चर ऑल टुगेदर। श्रीलंका की इकोनॉमी वाज लार्जली डिपेंडेंट ऑन टूरिज्म, टूरिज्म के उनके फ्लोज जो है वो कॉन्ट्रैक्ट होना शुरू हुआ, जिससे पूरा कोविड की वजह से तो पूरा एक उनका सिस्टम जो है वो खराब हो गया। यहाँ पे यू डू नॉट हैव एन इकोनॉमिक स्लो डाउन, द इकोनॉमिक स्लो डाउन एग्जिस्ट बिकॉज जो इम्पोर्टेड इनपुट्स हैं आपकी, उनकी कीमत महंगी हो रही है, या आपके तो उतने डॉलर नहीं देने के लिए। इसका मतलब ये नहीं कि इकोनॉमिक एक्टिविटी खत्म हो रही है। सो आई थिंक इन दो चीजों को जो है ना थोड़ा स्प्लिट करने की जरूरत है। सो यस, आईएमएफ आल्सो अंडरस्टैंड दिस, वो उनको पता है कि इन्होंने वैसे भी कुछ काम वाम नहीं करना, मगर ये है कि ये अपनी धंधा चलाते रहेंगे, इनका कुछ रुकेगा नहीं। तो मोस्ट लाइकली द प्रोग्राम विल गेट डन। वो यही बोलेंगे कि जी अगले 3 महीने में आप जो हैं वो सब्सिडी खत्म कर दें अपनी, सैलरी पे जो टैक्सेस हैं वो थोड़ा बढ़ा दें, या जो टैक्स ब्रैकेट्स हैं उनको रैशनलाइज कर दें, बिजली पे कोई अगर सब्सिडी है उसको भी खत्म कर दें। बेसिकली उनका यही होगा, 3 पॉइंट एजेंडा होगा कि पेट्रोल इलेक्ट्रिसिटी की प्राइस को खत्म कर दें, टैक्स टारगेट जो है वो एक मैसिव किस्म का आ जाएगा, और बस वो ये बोलेंगे, हम बोलेंगे हम पक्का प्रॉमिस कर रहे हैं कि अगली दफा ऐसा नहीं होगा, तो बस वो हो जाएगा। जैसे पिछले हुकूमत बड़े वो जो पिछले फाइनेंस मिनिस्टर थे, उन्होंने यही कहा था कि जी हम पेट्रोल से जो है पीडीएल जो टैक्स कलेक्शन होती है वो 350 अरब कर लेंगे। उस वक्त भी जो है अक्टूबर नवंबर की बात है, बहुत मैंने अपने अली खजर ने सबने बोला भाई अब पॉसिबल ही नहीं है कि यार इतना आप कलेक्ट कर सको, मगर वो कमिट कर लिया, आईएमएफ नहीं मान लिया, पैसे तो आगे, बाकी आगे जो आएगा उसका प्रॉब्लम है। सो अगेन प्रॉब्लम रिमेन्स, ये वही जो है ना कि हर 2 महीने 3 महीने के हिसाब से द विजन इज नॉट फॉर लाइक 5 ईयर 10 ईयर 20 ईयर, द विजन इज मोर ऑन द लाइंस ऑफ 3 मंथ्स और 6 मंथ्स। और आजकल तो मैं कह रहा हूँ विजन मेरे आज एक एक हफ्ते के हिसाब से चल रहा है, हफ्ता भी नहीं, शायद 2-3 दिन के हिसाब से चल रहा है, द काइंड ऑफ बिल्कुल, अनसर्टेनिटी वी हैव। बिल्कुल। और हाँ, आपने पीडीएल की बात की, तो आईएमएफ की फरवरी स्टाफ रिपोर्ट में लिखा हुआ था, अग्रीमेंट थी कि आपने पीडीएल 30 रुपए लीटर तक लेके जानी है, हर थोड़े दिनों बाद बढ़ा के। उल्टा उन्होंने रिवर्स जीरो करके दस जीरो रुपए करके की नेगेटिव में डिस्काउंट चलेगी ना, नेगेटिव में तो चले वो गए। तो बिल्कुल बिल्कुल ही उल्टा सीधा हिसाब हो गया उसका। अच्छा, तो अब ये एक सवाल मैं सोशल मीडिया पे देख रहा हूँ, लोगों के मैसेजेस आते हैं लिंक्डइन या फेसबुक वगैरह पे कि जी हालात तो खराब हैं, अब हम शहरी हैं, पाकिस्तान में रहते हैं, हम मेरी और आपकी तरह यंग लोग हैं, फैमिलीज हैं उनकी, तो वो हमेशा पूछते हैं कि जी अब हम स्ट्रेटेजाइज कैसे करें, हाउ डू वी हैज आवर रिस्क, क्योंकि अब हुकूमत क्या करती है, रहती है नहीं रहती, वो आईएमएफ से एग्रीमेंट क्या करती है, वो तो उनके बस की बात नहीं है। बट फ्रॉम अ एवरेज सिटीजन परस्पेक्टिव, what's your advice to people who are like, hey, yaar, we need to find a way to get through this mess and make sure that we come out देखिए, fine on the other एवरेज side? सिटीजन जो है ना, दे आर स्मार्टर देन यू एंड आई। ठीक है, हम लोग को जो है ना पढ़ाई ने स्पॉइल कर दिया, ज्यादा पढ़ लेते हैं ना तो वो समझते हैं बहुत अक्लमंद हो गए, हम नहीं, बिल्कुल गधे होते हैं हम लोग। ठीक है, तो व्हाट एन एवरेज सिटीजन क्या करता है, एवरेज सिटीजन किस तरह सेव करता है, एवरेज सिटीजन जो है आइदर सेव्स इन कैश, कैश रख लेता है, गड्डियां बना के रख लेता है, कहते हैं ना स्टोर अंडर मैट्रेस,
या एवरेज सिटीजन जो है वो सोना लेके रख लेता है, ठीक है। गोल्ड इज एसेंशियली अ प्रॉक्सी टू डॉलर, ठीक है। द वे करेंसी इज डिवैल्यूइंग, तो गोल्ड जो है, गोल्ड की प्राइस जो है वो डॉलर के हिसाब से बढ़ती रहती है। अगर गोल्ड आज से 6 महीने पहले लाख रुपए का ग्राम मिल रहा था या ऐसे कुछ मिल रहा था, तो आज वो 1.25 लाख 1,30,000 रुपए का। सो यू आर बेटर ऑफ पुटिंग योर मनी इन गोल्ड देन एनीथिंग एल्स, इवन अगर गोल्ड की प्राइस मूव नहीं होगी, जस्ट बिकॉज इट्स अ प्रॉक्सी। देखिए, मैं और आप होंगे, हम बोलेंगे जी कोई एक को पोर्टफोलियो बनाना चाहिए, कोई बैलेंस पोर्टफोलियो, फलाना ढिमाका होना चाहिए, सीएफए टाइप की बातें शुरू कर देंगे, और उसमें जिन्होंने ये किया उन सबका नुकसान ही हुआ है। तो आई थिंक द एवरेज पर्सन, मैंने उनके बजट के हिसाब से दे आर डूइंग, दे विल सर्वाइव, दे विल सस्टेन। अगेन दिस इज नॉट रियली अ वेरी बिग क्राइसिस। इससे बड़ी बड़ी क्राइसिस पाकिस्तान में गुजरी है, दिस इज जस्ट अ वॉक इन अ पार्क। तो वो प्रॉब्लम नहीं है। आई वुड से कि 2010-11 में जो है इन्फ्लेशन हिट अ हाई ऑफ 24-25%। वो हाइपर इन्फ्लेशन के लेवल पे आप जा रहे थे, और दोज वर मच डिफिकल्ट सर्कमस्टेंसेस। अभी इफ मैनेज्ड वेल, this will not be something जिससे कोई एक मेजर डिजास्टर हो। Okay, so the crisis is a policy crisis, decision making crisis. आपने decide करना है. Hopefully the government will decide by the end of this weekend, because again Monday को अगर markets खुलेंगी और एक और bloody Monday होगा तो it'll only pile on यार the इतनी uncertainty. छोटी मार्केट है, इससे बड़ी मार्केट जोड़िया बाजार में दालों की होगी, ठीक है। मतलब द काइंड ऑफ ट्रेड्स दैट हैपन ऑन दिस मार्केट ओवरऑल, जो वॉल्यूम्स हैं या ओवरऑल जो एक्टिविटी, दैट इज मैसिवली गॉन डाउन द लास्ट 10 ईयर। आई वुड से अगर स्टॉक एक्सचेंज से बाहर निकल के जोटिया बाजार की तरफ वर्क करके जाएंगे ना, विद इन लाइक 10 मिनट्स यू वुड प्रॉब्ली come across more transactions happening than whatever was happening inside the stock exchange. So I think that is a very illiquid, very narrow and very shallow market. तो उसमें ओपन नीचे करना जो है ना, मुश्किल से कोई 25 से 30 लोग हैं या 50 लोग हैं, इंस्टीट्यूशन प्लस इंडिविजुअल, जिसमें से हम दोनों मिलके भी उन सबको मिला के 50 में से 40 को जानते हो। दैट इज इट। अगर वो 40 लोग ऊपर नीचे कर रहे हैं तो डज नॉट मीन एनीथिंग फॉर मी। अच्छा, एक चीज अभी लेटेस्ट फिगर्स आए हैं कि इकोनॉमी ग्रू एट 5.5 5.6 समथिंग परसेंट, प्रोविजनल फिगर्स आ रहे हैं साल के। और ऑब्वियसली पीटीआई वाले कह रहे हैं कि देखें हुकूमत ने तो बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस की थी, 2 साल नॉर्थ ऑफ 5% ग्रोथ थी। फ्रॉम योर पॉइंट ऑफ व्यू, वाज दिस ग्रोथ एवर सस्टेनेबल? वाज दिस ग्रोथ पर डिफरेंट than what we've seen over the last 40 years or so, or was it more of the same in terms of what I think happened? it was exactly the same। मुझे this is a more of a deja vu moment के 2017-18 में भी जो है, जो हुकूमत गई थी वो यही बातें कर रहे थे कि जी इतना हाई ग्रोथ रेट था, और जो उस वक्त हुकूमत थी वो ये कह रही थी कि इतना बड़ा करंट अकाउंट डेफिसिट। तब बिल्कुल वही चीज ना फ्लिप हो गई है, पोजीशन फ्लिप कर ली, आर्ग्यूमेंट्स हो गई हैं। एक जो जाने वाली हुकूमत कह रही है कि बहुत हाई ग्रोथ रेट था, आने वाली हुकूमत कह रही है बहुत ज्यादा करंट अकाउंट डेफिसिट है। तो वो ये ना, ये 3 साल की जो एक क्राइसिस है ना, एक मैनिफेस्टेशन है, ये एक साइकिल चलती रहेगी। ग्रोथ इज नेसेसरी, ग्रोथ हाउ दैट ग्रोथ इज अटेन्ड, दैट इज अ क्वेश्चन। ये अगर ग्रोथ टर्फ से आ रही है, ये अगर ग्रोथ जो है मैसिव मॉनेटरी एक्सपेंशन से आ रही है विदाउट एनी ग्रोथ इन प्रोडक्टिविटी, तो ये 2.5-3 साल तक का एक पीरियड होता है, फिर उसके बाद जो है हवा निकल जाती है इसमें। सो अगेन वी नीड टू डिसाइड, यहाँ इसमें ग्रोथ जो ज्यादा आई है, यू गॉट अ लॉट ऑफ रियल एस्टेट एमनेस्टी, यू हैव अ लॉट ऑफ एक्सपेंशन थ्रू टर्फ, यू हैव अ लॉट मॉनेटरी एक्सपेंशन जिस तरह से हुई है, दैट is phenomenal। और जब monetary expansion होती है, that eventually leads to inflation in one form or the other। आपको पता नहीं लगेगा, but suddenly it just creeps up, and this is exactly what's happening right now। तो वही है कि unless that growth is being driven by productivity, that growth is being driven by exports, yeah, export driven manufacturing growth, that's not really sustainable। So for those of like, I understand monetary stimulus से growth का side effect inflation, currency depreciation वगैरह, because हम दोनों ने economics पढ़ी हुई है। जो काफी लोग हैं जो सुनते हैं, they don't fully get this concept. So if you can really quickly explain why a monetary policy driven growth in Pakistan's context causes problems, that would be good, because I think a lot of people सीधा don't get हिसाब it. है। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ये कहता है कि मैं अगर किसी बैंक से लोन लेने जाऊंगा ना, बैंक बोलेगा कि यार तुम भाग जाओ से, शक्ल देखिए तुमने अपनी, ठीक है। मुझे बोलेगा ऐसा करो 20-22% पे लोन ले लो मुझसे। मैं अगर बोलूंगा यार मुझे कोई कारोबार करना है, बोलेगा यार मैं तो आपको लोन दे ही नहीं सकता, आप SME हो, कहाँ आगे भाग जाओ यहाँ से। अगर कोई मुझसे भी ज्यादा, वो मतलब कोई अगर बहुत कोई लोअर लेवल का जाएगा, उसको माइक्रो फाइनेंस के लोग लोन ले लेंगे 38% पे, 40% पे।
ठीक है, अगर वो इनफॉर्मल सेक्टर में जाएगा 70%, 80%। अगर मैं, इफ आई एम बिग इंडस्ट्रियलिस्ट, तो मुझे स्टेट बैंक लोन दे देगा कि सर आप हमसे 5% पे लोन ले लें। मैं 5% पे लोन ले लूंगा, आधा पैसा मैं जो है वो किसी मैन्युफैक्चरिंग में लगाऊंगा, आधा पैसा मैं अपनी कुछ गाड़ियां इंपोर्ट कर लूंगा, कुछ पैसा मैं प्लॉट में लगा दूंगा। ठीक है, मैं मुख्तलिफ किस्म के काम कर लूंगा, मैं भी कुछ प्लाजा खड़ा कर दूंगा, मैं इस टाइप की चीजों से कर लूंगा। तो उसमें किया है क्या मैंने, मुझे वो पैसा जो है बहुत कम रेट पे मिला है। ठीक है, अगर 5% पे मुझे स्टेट बैंक दे रहा है और मुझे आगे वो इन्वेस्ट करके 10% मिल रहे हैं, तो मुझे तो नफे में हो ना मैं। जबकि अगर स्टेट बैंक मुझे 20% पे देता, मुझे कोई 25 या 30% का काम करना होगा तब नफे में। ऐसा तो कोई काम नहीं चल रहा आजकल। तो 5% पे लेके भी 10% वाले काम में अगर लगा रहा है तो उसको नफा तो वैसे भी हो रहा है। इस तरह जो है ये इकोनॉमी में कैश एकदम से बढ़ जाता है। ठीक है, किसी वो जो है टेक्सटाइल वाले ने, किसी मेजर एक्सपोर्टर ने मशीनरी तो लगाई मगर ने प्लाजा भी खड़ा कर दिया साथ में। उसके साथ जो है जब प्लाजा खड़ा हुआ तो कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी भी बहुत अच्छी बात है, बहुत खुशी की बात है। फिर प्लॉट लेना शुरू कर दिए, प्लॉट की जो है लेन देन शुरू हो गई, कैश कैश जो है मार्केट में बाजार में और फ्लो करना शुरू कर दिया। उससे क्या होता है, जब कैश बहुत ज्यादा बाजार में फ्लो करना शुरू कर देता है तो यानी उस चीज की डिमांड बढ़ जाती है। हुआ उससे ये कि इवेंचुअली फिर उससे इन्फ्लेशन होती है, बिकॉज लोगों के पास कैश ज्यादा आता है, वो कहते हैं कि जी हम गाड़ियां भी बाहर से मंगवाएंगे, हम जो हैं ये वाली इंपोर्टेड चीज भी इस्तेमाल करेंगे। तो मुख्तलिफ मुख्तलिफ चीजें जो एकदम से डिमांड बढ़ती है। आपको ऐसा नहीं लगता इंडिविजुअल माइक्रो लेवल पर देखिए बोले यार इससे क्या फर्क पड़ता है, मगर मैक्रो लेवल पर ही जब ये हो रहा होता है देन यू रियलाइज कि सडनली कि जो आपके रुपये की वैल्यू है वो फिर कम होना शुरू हो जाती है। तो वही है कि जैसी मनी सप्लाई आपकी बढ़ी, अगर आपके मुआशरे में कैश ज्यादा हो गया तो उससे होगा ये कि आपकी जो करेंसी की वैल्यू है वो कम हो गई। वैल्यू कम किस तरह हुई, या किसी की मिकदार बहुत ज्यादा हो जाती है। बहुत सीधा सा हिसाब है, अगर मेरे सामने 1 किलो चावल रखे हैं, मैं बेचने जाता हूँ, कहता है कि 100 रुपए किलो लूंगा। अगर मेरे पास 500 किलो चावल रखा हुआ है, बेचने के लिए जाऊंगा, बोलेगा मैं कैसा करूंगा, मैं 50 रुपए किलो के हिसाब से लूंगा। मिकदार मेरे पास ज्यादा होगी तो वैल्यू गिरेगी। रुपए का भी यही हिसाब है, अगर आपकी कैश सप्लाई बढ़ जाएगी, 5-5% पे आप लोगों ने लोन देके उसकी सप्लाई बढ़ा दी, तो रुपए की कदर जो वो कम हो गई। That, ये that's सही। a that's a good explainer, and I think again रुपए की कदर फिर कम होती है। इट्स सेकंड राउंड इफेक्ट, जहां आपका जो है एक तरह से क्या कहते हैं, सेकंड राउंड इफेक्ट के अंदर इन्फ्लेशन शो अप करने लग जाती है इन डिफरेंट गुड्स, क्योंकि जो आप इंपोर्ट कर रहे हैं उसकी वैल्यू डॉलर टर्म्स, रुपी टर्म्स के अंदर बढ़ने लग जाती है, क्योंकि प्रोडक्ट इज स्टिल इन डॉलर्स एंड द स्लाइड कंटिन्यूज इन दैट सेंस। वो अब कहते हैं कि एक छोटा सा एग्जाम्पल, बचपन में हम कहते थे कि यार हम नोट और प्रिंट क्यों नहीं कर सकते, नोट ही है ना, 1000 रुपए का नोट है, हम और प्रिंट क्यों नहीं कर सकते, प्रिंट करके सबको दे दें, सबको 1-1 लाख रुपए दे दो, क्या होगा, क्या फर्क पड़ेगा। उसमें होगा ये है कि जब सबको आप 1 लाख रुपए दोगे, आपकी इकोनॉमी में, आपकी मार्केट में गुड्स तो वही है ना। लेट्स से कि आपकी मार्केट में एक ही गुड है, वो है मैकडोनल्ड्स का हैप्पी मील। ये और कुछ नहीं मिलता इस मुल्क में, सिर्फ हैप्पी मील मिलता है। अब सबके पास जो है 1 लाख रुपए। ठीक है, जब 1 लाख रुपए सबके पास होंगे, सब चाहेंगे कि हमें हैप्पी मील चाहिए हो या मुझे वो एक बर्गर मिल जाए। जब वो बर्गर लेने के लिए जाएंगे, इतने सारे पैसे होंगे मगर बर्गर की सप्लाई कम है। लेट्स से कि सिर्फ 500 बर्गर सप्लाई हो सकते हैं, तो जिसके पास ज्यादा पैसा होगा बोलेगा नहीं, अगर ये पहले 10 रुपए का 100 रुपए का बर्गर था, मैं इसके 500 रुपए देने को तैयार। इससे क्या होगा कि बर्गर की कीमत जो है बढ़ गई। क्यों? क्योंकि लोगों के पास कैश ज्यादा आ गया। तो इसीलिए आप प्रिंट नहीं कर सकते पैसे बाकी दूसरे काम करने के लिए, बिकॉज आपकी इकोनॉमी की जो सप्लाई है वो एक कंस्ट्रेंड है। दैट्स बेसिकली इट। कोई भी गुड्स है, गुड्स की सप्लाई कंस्ट्रेंट है, चाहे जितना ही पैसा हो जाए, गुड्स की सप्लाई कंस्ट्रेंट है। तो आपको अगर वो खरीदना हो तो आप और ऊंचे दाम पे खरीदोगे, विच विल इवेंचुअली लीड टू इन्फ्लेशन। Which then Amar begs the question के नाजुक मोड़ पे हर 2 साल बाद आ जाते हैं, ग्रोथ सस्टेनेबल नहीं होती, कीप रिपीटिंग द सेम एक्सपेरिमेंट्स। कल को अगर आप वजीर खजाना खुदा ना खास्ता बन जाए, अल्लाह तो ना करे। सस्टेनेबल ग्रोथ का रास्ता क्या है इस मुल्क के अंदर? ये देखिए, सस्टेनेबल ग्रोथ का जो रास्ता है ना वो एक्सपोर्ट्स के थ्रू ही, एक्सपोर्ट्स एंड एफडीआई। ठीक है, जितनी किसी भी आप इंटरनेशनल इन्वेस्टर से कॉल करो, उससे बात करो, वो यही कहते हैं कि यार कर क्या रहे हो भाई अपने मुल्क में, कुछ खौफ खुदा है या नहीं है। जो भी इंटरनेशनल इन्वेस्टर आता है वो चाहता है स्टेबिलिटी, सम सॉर्ट ऑफ स्टेबिलिटी, रिटर्न हो ना हो वो स्टेबिलिटी जरूर चाहता है। वी डोंट हैव दैट स्टेबिलिटी। ठीक है, इसी तरह वी नीड इन्वेस्टमेंट इन एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इंडस्ट्रीज। ठीक है, आपने अगर सस्टेनेबल ग्रोथ करनी है तो आपने एक्सपोर्ट में पैसे लगाने हैं, आपने एफडीआई से ला के एक्सपोर्ट में पैसे लगाने हैं। हमारे यहाँ इवन अभी भी अगर आप इंडस्ट्रीज
की जो पॉलिसीज होती हैं इन सबको देखो, दे आर मोर फोकस्ड ऑन इम्पोर्ट सब्स्टिट्यूशन. देयर इज एन ऑब्सेशन विद इम्पोर्ट सब्स्टिट्यूशन की, जो इम्पोर्ट करते हैं ना उसको सब्स्टिट्यूट कर ले. उससे फिर होता ये है कि आप कहते हो कि मेरी एक छोटी सी मार्केट है, मैं ऐसे ही में ऑपरेट करता हूँ. अब यही हो रहा है कि जो भी इंडस्ट्रीज लगी हुई है ना, बहुत कम ऐसी जो कि एक्सपोर्ट करती है, ग्लोबल मार्केट में कोई जाता ही नहीं. और उससे मसला तो सस्टेनेबल ग्रोथ किस तरह, एफडीआई एंड एक्सपोर्ट्स, ये तो चीजें फिक्स कर लें हो जाएगा. और एक और जो बहुत छोटी सी चीज है वो ये है कि कैपिटल इन्वेस्टमेंट रेट हमारे यहाँ आता है कि जी वर्ल्ड बैंक बोलता है, सारे इदारे बोलते हैं कि जी आपका इन्वेस्टमेंट रेट बहुत कम है, ठीक है, आपका सेविंग्स रेट बहुत कम है. आई वुड से कि हमारा सेविंग्स. I think you want to unmute there somehow. हाँ, मैं कह रहा हूँ हमारा जो सेविंग्स रेट है, सेविंग्स रेट हमारा बहुत ज्यादा है. मगर उसमें हो ये रहा है कि हम जो सेव करते हैं, लेट्स से मेरी तनख्वाह है, ठीक है, मेरी तन किसी भी बंदे की तनख्वाह है, वो जीडीपी का एक हिस्सा बनी, इनकम बनी. अब इनकम से मैं लेट्स से उसमें से 80%, लेट्स से 100 रुपए में तनख्वाह, 100 रुपए में से मैं 80 रुपए खर्च कर देता हूँ, कंज्यूम कर लेता हूँ, ठीक है. 20 रुपए का मैं ऐसा करता हूँ, कुछ सोना लेके रख लेता हूँ, गोल्ड लेके रख लेता हूँ, जो स्मगल होके आया हुआ है, बेहतर है, ठीक है. पाकिस्तान में हैज नेवर इम्पोर्टेड एनी गोल्ड इन लास्ट 20 years, मगर गोल्ड इज अवेलेबल. 20 रुपए का मैं सोना लेके रख लेता हूँ. तो ये उस बात मैं अभी जीडीपी, सोच रहा था जब हम थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे कि आपने कहा कि एवरेज सिटीजन सोना लेके रखता है, लेकिन जब आप इंपोर्ट्स की कैटेगरीज देखते हैं तो सोना तो कहीं नजर नहीं आता आपको. तो उसमें जो 20 रुपए है ना, आइडियली होना ये चाहिए था, मैं वो पैसा वापस बैंक में डालता या किसी इंडस्ट्री के साथ इन्वेस्ट करता, और उस 20 रुपए से वो इंडस्ट्री एक एक्सपोर्ट ओरिएंटेड काम करती. अभी मैंने वो 20 रुपए लेके सोने का बार लिया और अपनी जेब में रख लिया, दैट्स इट. ज्यादा ज्यादा इससे मैं क्या कर सकता हूँ, वो 20 रुपए लेके मैं किसी प्लॉट में डाल दूंगा, वो प्लॉट रखा रहेगा, मैं एक्सपेक्ट करूंगा 20 साल बाद वो 20 रुपए का प्लॉट जो है वो 2,000 रुपए का होगा, और एक स्टोरी बन जाएगी कि ओह उन्होंने तो 20 रुपए का प्लॉट लिया था, वो 2,000 रुपए का प्लॉट है. ये जो हमारे छोटे छोटे ऑब्सेशन है ना, ये तो अब तो लोग प्लॉट भी नहीं लेते, हमारे फाइलों पे ट्रेड फाइलों होते पे हैं. काम करते हैं. प्लॉट की फाइल होती है, फाइल की भी एक फॉर्म होता है, फाइल से भी एक लेवल पीछे आ गए, फॉर्म होता है, फॉर्म की ट्रेडिंग होती है, ठीक है. तो ये जो काम हो रहा है सारे, इससे जीडीपी का कोई ताल्लुक नहीं है. आपने इंटरनली प्लॉट की फाइलें आप जितनी आगे पीछे कर लो, अभी जो है हमारे जो है उन्होंने लगाया था कि जी डीएचए कराची की वैल्यू जो है 10 अरब डॉलर. भाई 10 अरब डॉलर ले कौन रहा है? अब हालत देखिए वहां पे, मतलब गटर का पानी घरों के सामने से जा रहा होता है, वो आपस में आप ट्रेड कर रहे हो, तो आपको ऐसा लग रहा है इसकी वैल्यू आता है. द मोमेंट यू ओपन इट अप, द मोमेंट इट बिकम्स अ फ्री मार्केट, द मोमेंट यू अलाउ ट्रांजैक्शन टू फेयरली हैपन, या जैसे कहते हैं ना टैक्स स्ट्रक्चर टू बी फेयर, उसकी वैल्यू आधी भी ना रहे. आई थिंक टैक्स वाई? स्ट्रक्चर का एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है. सॉरी देखिए टू बहुत इंटरप्ट सीधा यू हिसाब है. अगेन. अगर मैं कोई बिजनेस चलाता हूँ ना, मैंने लेट्स से, मैं एक इकोनॉमिक्स में एग्जांपल है रिवेट्स की, पता नहीं रिवेट्स की एग्जांपल देते हैं, मतलब लेट्स से मैं एक बल्ब बनाता हूँ, मेरी एक फैक्ट्री है, वो बल्ब बनाती है, ठीक है. मैं बल्ब बनाता हूँ, उस पर मैं एक सेल्स टैक्स दूंगा, वो एडजस्टेबल होगा, कुछ भी होगा, लोगों की तनख्वाहें दूंगा, सब कुछ दूंगा. लेट्स से मैंने 100 रुपए के बल्ब बना के भेजे, प्रॉफिट बिफोर टैक्स था कोई, लेट्स से 100 रुपए मेरा प्रॉफिट बिफोर टैक्स था. 30 रुपए जो है उसमें से हुकूमत ले जाएगी मुझसे एज कॉर्पोरेट टैक्स. कितने बचे मेरे पास? 70 रुपए बच गए. 70 रुपए में से मैं जब अपने आप को डिविडेंड दूंगा, उस पर भी मुझे कोई 15% देना पड़ेगा. कितने हो गए? तकरीबन 10 रुपए ही होगा. तो अगर मैंने 100 रुपए बनाए थे, 40 रुपए मैं उसमें टैक्स दे दिए मैंने, मेरे पास कितने बचे? 60 रुपए. अब मैं मतलब मुझे क्या शौक है मैं इस टाइप का काम करूं, मैं जब सिंपली बाजार में जाके एक प्लॉट खरीदूंगा और उसको 2 साल बाद बेच दूंगा और 100 रुपए बना लूंगा और उस पर मैं कोई टैक्स भी नहीं दूंगा. तो आप बताएं बेहतर क्या चीज है यार, 100 रुपए का मैं प्लॉट ले लूं, या मैं बल्ब बना लूं? बल्ब बनाऊंगा तो मैं मैं उससे बल्ब, भी बेहतर स्कीम आपको 150 बताता हूँ लोगों जो. की नौकरियां भी चलेंगी, वो भी टैक्स देंगे, हो सकता है बल्ब एक्सपोर्ट भी हो रहा है, एक पूरी साइकिल चल रही है. प्लॉट पे मैंने 100 रुपए प्लॉट में डाल दिए, पड़े हुए किसी को पता भी नहीं लग रहा, 10 साल बाद जाके कोई वैल्यू निकल आएगी, सब तालियां हो जाएंगे. आपको इससे भी बेहतर स्कीम बताता हूँ मार के, जो आपके 100 रुपए हैं आप किसी तरह खांचे लगा के 120 या 140 के नफे को 80 रुपए का दिखाएं और फिर प्लॉट में डालें. हर 2 साल बाद हुकूमत जो है वो रियल एस्टेट एमनेस्टी आपको हाँ, देगी कि आप अपने पैसे लगा दें बगैर पूछे, और आप उसको व्हाइट वॉश कर देंगे, विच इज व्हाट हैपेंस इन एमनेस्टी पाकिस्तान. में, एमनेस्टी में होता है, जब हम इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं ग्रेड लेवल पे, तो एक चीज होती है कि जी एक्सपेक्टेशन, ठीक है. एमनेस्टी कैन ओनली बी सक्सेसफुल
इफ द एक्सपेक्टेशन इज कि आगे और कोई एमनेस्टी नहीं मिलेगी, ठीक है, द मोमेंट द एक्सपेक्टेशन में भी सेट कि यार हर 2 साल बाद एमनेस्टी मिलेगी, दैट कैन नेवर बी सक्सेसफुल, और आपका टैक्स स्ट्रक्चर ही फिर इंप्रूव नहीं हो सकता, क्योंकि लोगों को पता है कि यार हम टैक्स क्यों दें, जब हर 3 साल बाद जो है हम 2% दे के उसको वाइट करा सकते हैं। वाई शुड आई पे 30% एवरी ईयर जब मैं 3 साल बाद 2% दे के मैं उसको लीगलाइज करा दूं? तो ये सारा इशू, ये स्ट्रक्चरल इशू है, और इसमें कोई बहुत अनोखी चीज नहीं है। ज्यादा क्या अखबार में ऐड आ जाएगा कि हम अपील करते हैं कि ये चीज वापस दी जाएगी, तो बहुत दुख की बात है, क्या करें हम? या तो मुल्क चला लें, या जो आपके दोस्त यार हैं उनका धंधा चलवा लें, दो में से एक काम हो सकता है। और प्रॉपर्टी के अंदर एक फन फैक्ट मैं लोगों को बता देता हूँ, आपसे तो मैं शेयर कर चुका हूँ, शाहरुख वनी भी थोड़ी इस पर रिसर्च कर चुके हैं कि भारत का जो शहर पूना है, जो कि बहुत छोटा शहर है साउथ एशियन स्टैंडर्ड्स के मुकाबले में, वो साल के प्रॉपर्टी टैक्सेस पूरे प्रोविंस ऑफ सिंध से ज्यादा कलेक्ट करता है, क्योंकि उन्होंने अपना प्रॉपर्टी टैक्स स्ट्रक्चर भारत में ठीक कर दिया, हमने नहीं किया। तो हमारे यहाँ जो है वो डेड कैपिटल एक तरह से पड़ा हुआ है रियल एस्टेट सेक्टर के अंदर, विच अगेन इज अ ह्यूज प्रॉब्लम। जाते जाते हमारे इट्स बीन अ गुड कॉन्वर्जेशन, आई एम माइंडफुल ऑफ टाइम। ऑब्वियसली ऐसे आपने कहा ये पॉलिसी क्राइसिस है, हफ्ते के हिसाब से जो है वो हुकूमत चला रही है इस वक्त काम। फ्रॉम योर पॉइंट ऑफ व्यू अगले 4-5-6 दिनों में क्या 1-2-3 डिसीजंस हैं जो इन्होंने लेना पड़ेंगी टू गेट अवे फ्रॉम दिस पॉलिसी लेड क्राइसिस? देखिए, सबसे पहले तो पेट्रोल, आई वुड से देयर आर 3 डिसीजंस। वन, हैव अ प्लान टू रिड्यूस सब्सिडी ऑन पेट्रोल, ठीक है, एक सिग्नल दे दें मार्केट में, 5 रुपए, 10 रुपए, 15 रुपए के हिसाब से हर हफ्ते या 10 दिन बाद या 2 हफ्ते बाद पड़ेगा। सिग्नलिंग जो होती है ना, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है। सिग्नलिंग से होता है लोग हो गए, बिजनेसेस हो गए, दे एडजस्ट देमसेल्व्स, वो अपनी प्रेफरेंसेस, वो अपनी कंजम्पशन, वो अपना बिहेवियर उस हिसाब से एडजस्ट करते हैं। एक चीज तो ये है। दूसरी चीज जो है वो खुद भूल गया है। हाँ, पहली चीज ये हो गई। दूसरी चीज इसमें ये है कि have some kind of a growth policy in place, कि यार आगे जाके अगले 6 महीने में, 12 महीने में, 18 महीने में करना क्या है, ठीक है। इलेक्शन ईयर है, पीएसडीपी में आपके पास जगह नहीं है, व्हाट इज द ग्रोथ प्लान, ठीक है। थोड़ा सा एक स्ट्रक्चरल व्यू लें, बट वो ऑब्वियसली बहुत डिफिकल्ट चीज है। एंड थर्ड, या इनफैक्ट आई वुड से दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, वो ये है कि जो मोस्ट वल्नरेबल सेगमेंट्स हैं, जो एहसास में रजिस्टर्ड है, ठीक है, या एक लेवल आप उससे और ऊपर कर लें, जो कि मोटरसाइकिल्स में 2 व्हीलर्स हैं, वो हैं, उनको यू प्रोवाइड डायरेक्ट सब्सिडीज, ठीक है। जो आपकी सब्सिडी पेट्रोल से बच रही है, आप 100 बिस्मिल्लाह, आपको डेफिसिट करने का शौक है, बिल्कुल करें, हुकूमत लोगों के लिए एग्जिस्ट करती है, दैट इज हाउ इट शुड बी। बट डायरेक्टेड सब्सिडीज दें, टारगेटेड ट्रांसफर्स करें, दिस विल बी द मोस्ट हेल्पफुल थिंग, क्योंकि आगे जाके देखिए कीमतें जो है और बढ़ने ही वाली हैं, कम नहीं होने वाली। आज से मैंने एक महीना पहले आर्टिकल लिखा था और मैंने बोला था कि फूड की जो कीमत है आज से तकरीबन 25 से 30% और बढ़ जाएगी। तो खुर्रम जो हमारे दोस्त ने कह रहे थे, यार ऐसा कैसे 30% तो बढ़ जाएगी, और वाकई अगर आप देखें जितना पीकेआर डिप्रिशिएट हो गया, उसके कमोडिटी प्राइस को कंपाउंड करें तो 25-30% इन द नेक्स्ट 6 मंथ्स, आई विल नॉट बी सरप्राइज्ड। तो कीमतें बढ़ने वाली हैं। अभी से आप सॉफ्ट लैंडिंग के लिए एक डेडिकेटेड ट्रांसफर्स करें, सिग्नलिंग करेंगे, यार पेट्रोल कम इस्तेमाल करो, खुदा का खौफ करो, मतलब थोड़ा कम कर लो, डिमांड डिस्ट्रक्शन इस तरह करें, एंड थिंग्स कैन वर्क आउट। अगेन, you just have to survive, and you can survive well better than you would do in 2017 या 2011 या 2008 या 2003 या even 1998, ठीक है। I would say this is the easiest crisis there has been in the last 30 years। वरना तो एक हालत खराब हुई थी। अभी तो बहुत सुकून से सिर्फ आपने बहुत की डिसीजन लेने एंड यू डन विद इट, ठीक है। ये लास्ट टाइम मैं टेल यू 2007-8 में जो है पेट्रोल, आपको शायद याद हो, डॉलर को जो है 60 रुपए फिक्स किया हुआ था फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम, 60 से फिर वो 85-90 पे गया था। सिमिलरली पेट्रोल की जो प्राइस है वो कोई 2-2.5 साल तक एक जगह फिक्स रही थी, सब्सिडी थी उस वक्त का जो सर्कुलर डेट उस वक्त से चलना शुरू हुआ है, वो कम वक्त आज भी चल रहा है। तो अगर वही उसी वक्त डिसीजन ले लेते, थोड़ा अनपॉपुलर डिसीजन होता, थोड़ा मसला होता, मगर आज हम लोग इस क्राइसिस में नहीं होते। तो अगेन दिस इज मोर ऑफ इकोनॉमिक क्राइसिस, इज लार्जली अ क्राइसिस ऑफ डिसीजन मेकिंग एंड नथिंग एल्स। डिसीजन लेने सही हो या गलत हो, मगर जल्दी डिसीजन लें। ये पहला जो डिसीजन लिया कि जी ये जो क्रॉकरी टाइप की चीजों को इंपोर्ट बैन कर दें 45 दिन बाद या 50 दिन बाद, दिस इज आई वुड से दिस इज डिलेड डिसीजन। यही आप पहले दिन ले लेते, उसका हो सकता है ज्यादा इंपैक्ट होता है। आप सिग्नल कर दे मार्केट को कि आई एम हियर, वी मीन बिजनेस,
लेट्स पुट आवर हाउस इन ऑर्डर। यही डिसीजन 40 दिन बाद हैज नो वर्थ बिकॉज अ लॉट ऑफ, जिसे कहते हैं ना, वाटर हैज गॉन डाउन द ब्रिज। Yeah, and I would add, Amar, to that point. I agree with the 3 decisions you mentioned, or the third one. Excuse me. The third one is even more important because मेरा argument तो ये है कि ये इनका election campaign है कि अगर आप एज अ हुकूमत लोगों को कैश ट्रांसफर एक्सपैंड करके दे रहे हैं इन टाइम्स ऑफ स्ट्रगलिंग, दैट इज द ओनली वे यू आर गोइंग टू कम्पीट ऑन द इलेक्टोरल फ्लोर। और अगर आप वो काम नहीं करना चाहते जहां आप डायरेक्टली सड़क पे जाके मोहल्ले में जाके लोगों को कैश पहुंचाएं डायरेक्टेड सब्सिडी के थ्रू, कैश ट्रांसफर के थ्रू, तो पॉलिटिकली भी सर्वाइव करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा इनके लिए। लेकिन अगेन एज आई सेड, दे आर लाइक अ डियर स्टेयरिंग इनटू हेडलाइट्स, and they're not willing to decide. Uzair, my thing here is very simple. Does anyone have interest of the country at their heart? ठीक है, अगर मुल्क का इंटरेस्ट होगा तो डिसीजंस हैं जो कि फौरन लेने चाहिए। अभी तो लग रहा है जितने भी लोग हैं उनमें से मुल्क का इंटरेस्ट नहीं है, सब जो है अपने सेल्फ इंटरेस्ट के हिसाब से काम कर रहे हैं। मुल्क जो है ऑटो पायलट पे चल रहा है। सो दैट्स बेसिकली इट। मुल्क के लिए डिसीजन लेना है या अपने लिए डिसीजन लेना है, चॉइस इज वेरी क्लियर। I think that's a great place to end this conversation. Amar, again, thank you for taking out the time. I hope the audience enjoyed it. Rough times ahead, but as Amar said कि इससे बुरे हालात पाकिस्तान ने देखे हैं, और अगर आप आम शहरी हैं तो थोड़ा बेल्ट टाइटनिंग अभी से शुरू करते हैं, आगे की प्लानिंग करते हैं। बिकॉज आई एग्री विद अमार कि इन्फ्लेशन बढ़ने वाली है, बट इट अगेन इज नॉट समथिंग दैट पाकिस्तान हैज नॉट एक्सपीरियंस बिफोर। इससे काफी बुरे हालात रह चुके हैं। Or again, if the right decisions are made in time, then there's an easy way out of this. So thank you so much, Amar. Thank you, sir. The office.